बच लोग, आपका ब्रेक ओवर हो चुका है। फर्दर चलो, कुछ क्वेश्चन है लोग फर्दर नो सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, उस ग्राफिकल क्वेश्चन को सॉल्व करें हम लोग। लेफ्ट साइड में क्वेश्चन नंबर 39 आपको दिख रहा होगा शायद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39। एक सेकंड बस। हाँ, क्वेश्चन 39 को सॉल्व करेंगे, आंसर बताएंगे आप लोग। तो ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिख रहा है, आपको ऑप्शन से मैं बता देता हूँ। पी एन एस ऑप्शन कहाँ दिया हुआ चेक कर लेते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन 39 का ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन 39 का ऑप्शन अपने को नोट कर लो ना। क्वेश्चन 39 का ऑप्शन यहाँ आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया हुआ कैपिटल ए एन सी, ऑप्शन बी बी में दिया हुआ कैपिटल बी एन ए, ऑप्शन सी में दिया हुआ है डी एन ए, और ऑप्शन स्मॉल डी में दिया हुआ है सी एन डी। इस ऑप्शन को नोट कर लो, तो मैं क्वेश्चन पे आपको लेके चला जाऊंगा। फटाफट इस ऑप्शन को नोट कर लो। 40 क्वेश्चन 40 के ऊपर में जो ऑप्शन दिया हुआ ना राइट साइड में, राइट साइड टॉप में जो ऑप्शंस लिखा हुआ है, स्मॉल ए का ऑप्शन है ए एन सी, स्मॉल बी ऑप्शन का जो है अंदर इनपुट्स है वो क्या है बी एन ए है, स्मॉल सी ऑप्शन का क्या है डी एन ए है, स्मॉल डी का ऑप्शन का सी एन डी है। ठीक, इस ऑप्शन को आप नोट कर लो तो क्या मैं क्वेश्चन पे लेके जा चल रहा हूँ आपको। आप ऑप्शन को नोट कर लेंगे फर्स्ट। ऑप्शन नोट करेंगे तो एक बार ओके कर देंगे चैट बॉक्स में कि ऑप्शन आप नोट कर चुके हो, जल्दी से फास्ट। अच्छा, जो क्वेश्चन बैंक है आपकी शिक्षा ज्योति पोर्टल पे ही हम लोग अपलोड कर देंगे, तो आप लोग क्या करना, एक दो दिन में चेक कर लेना, मैं फॉलो अप ले लूंगा तो आई थिंक अपलोड हो तो हाँ सब डाउनलोड कर सकते हो। ठीक, तो नोट के लिए ऑप्शन, चलते हैं क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चन जो 39 क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन में दिखा रहा हूं आपको, ऑप्शन तो आप नोट के लिए उसका 39 का। तो देखो लेफ्ट साइड में, एक सेकंड। क्वेश्चन 39 का आंसर बताएंगे चलो। इसका ऑप्शन मैं आपको बता दिया हूँ, ऑप्शन में क्या क्या लिखा हुआ था। अब क्वेश्चन में दिखा रहा हूँ आपको, इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। इस क्वेश्चन मेंशन क्या क्या हुआ है, फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ गैसेस ए बी सी एंड डी इन वाटर एट 298 केल्विन, द वैल्यू ऑफ हेनरी लॉ कांस्टेंट केस दिया हुआ है। ए का दिया हुआ 30.40, बी का दिया हुआ 2.34, सी का दिया हुआ 1.56 इंटू 10⁻⁵ दिया हुआ है, एंड डी का दिया हुआ 0.513 किलो बार। सारे का जो केज है किलो बार में मेंशन किया हुआ है। आपको बोला गया है कि आपका जो ग्राफ पी एन एस का जो ग्राफ है वो किस गैस के लिए होगा। तो पी का ग्राफ और ऐसा ग्राफ किस गैस के लिए होगा बताना है। यानी पी कौन से गैस के लिए करस्पॉन्ड करेगा और आपका जो एस है कौन से गैस के लिए करस्पॉन्ड करेगा, आपको बताना है।
तो जैसे से क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल है, दिमाग लगाओ क्वेश्चन बन जाएगा, मतलब कैलकुलेशन ज्यादा कुछ नहीं है, बस वो लॉजिकली थोड़ा सोचना है, वो लॉजिक मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। जल्दी से पास सोच लो। जल्दी से आंसर रिस्पॉन्ड करेंगे बच्चे लोग, जल्दी से फास्ट। ठीक है। एक आंसर अपने पास आ चुका है श्रुति का, वो चेक कर लेते हैं। बाकी लोग आंसर रिस्पॉन्ड करेंगे क्या? डन ना? इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें बता रहे आपको, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन का तरीका समझा रहे हैं आपको, है ना? आपके पास हेनरी लॉ कैसे लिखा हुआ है बच्चों लोग? हेनरी लॉ होता है प्रेशर ऑफ गैस इनटू केएच ऑफ गैस इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन किस फेज में बच्चों लोग? एक्वस फेज में, ये बोला गया था। ठीक है, अब क्वेश्चन को देखोगे, क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है, क्वेश्चन जब आप देखोगे ना, तो क्वेश्चन में ग्राफ है बेसिकली। ग्राफ में ऊपर देखना पल्सर प्रेशर है वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे क्या मेंशन किया हुआ है? एक्स पे मेंशन किया हुआ है आपका, एक्स पे मेंशन किया हुआ है, तो चेक करेंगे तो वाटर का मोल फ्रैक्शन मेंशन किया हुआ है। मोल फ्रैक्शन किसका मेंशन किया हुआ है? पानी का। यहाँ पे पानी का मोल फ्रैक्शन किया हुआ है, और समझे? ये है ना, रेड कलर जहाँ मैं मार्क कर रहा हूँ वहां पे क्या मेंशन किया हुआ है? पानी का मोल फ्रैक्शन। ठीक, तो आपको पानी का मोल फ्रैक्शन के हिसाब से आपको चेंज कर, मतलब आपको प्रेशर को लिंक करना पानी के मोल फ्रैक्शन से, पानी के मोल फ्रैक्शन से। ठीक, बात समझ में आया? तो पानी का मोल फ्रैक्शन से लिंक कैसे करेंगे, तो चलो एक बार देखते हैं हम लोग। तो हेनरी लॉ किसे लिंक करता है? तो हेनरी लॉ लिंक करता है गैस के प्रेशर को मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड फेज से, हमको इसको कन्वर्ट करना पानी के मोल फ्रैक्शन के साथ। तो आपको पता है कि वाटर का मोल फ्रैक्शन प्लस गैस का मोल फ्रैक्शन इन एक्वस फेज इक्वल टू होता है 1। वाटर का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? वाटर का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा, या फिर गैस का मोल फ्रैक्शन इन टर्म्स ऑफ वाटर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स ऑफ H2O। तो गैस का मोल फ्रैक्शन के बाद हम लिख सकते हैं, तो प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू क्या होगा? pH ऑफ गैस इंटू 1 माइनस एक्स ऑफ H2O।
यहाँ पे पी ऑफ गैस इक्वल टू क्या होगा, केएच माइनस केएच इंटू एक्स ऑफ H2। तो आपके पास प्रेशर को लिंक करना आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 के साथ। तो ध्यान देना, इसको रिलेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, P इक्वल टू क्या होगा, माइनस KH इंटू एक्स ऑफ H2 प्लस क्या होगा, KH। क्वेश्चन में तो अगर हम ग्राफ देखिए, इस ग्राफ को आप कंपेयर कर सकते हो, इसको y मान सकते हो और एक्स ऑफ H2 को आप x मान सकते हो। ठीक है, y इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ पे इसको कंपेयर कर सकते हैं, y इक्वल टू इसको x मान लेंगे, इसको m मान लेंगे, तो y इक्वल टू mx प्लस c ग्राफ से कंपेयर कर सकते हो आप। तो यहाँ पे y एक्सिस पे प्रेशर था और x पे क्या था, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2। अगर आप देखोगे इसका इंटरसेप्ट होगा KH, KH c के इक्विवेलेंट होगा और माइनस KH होगा स्लोप के इक्विवेलेंट। तो जिसका KH ज्यादा होगा उसका इंटरसेप्ट भी ज्यादा होगा और उसका स्लोप भी, नेगेटिव स्लोप भी हायर होगा। तो जिसका इंटरसेप्ट ज्यादा होगा वो लाइन उतना ही ऊपर क्या होगा, उसका उसका टिल्ट ज्यादा करेगा। जिसका केच लो होगा, उसका केच लो होगा, वो स्लोप जेंटल होगा। तो जितना केच कम होता जाएगा उतना ही इंटरसेप्ट घटेगा, उतना ही लाइन क्या होगा, जेंटल होते जाता जाएगा। तो इसको हम अगर बोले केच में, तो यहाँ पे गैस ए बी सी इसको बोल दे हम, तो यहाँ पे ए है, बी है और सी बात करते हैं इसको, अगर हम केच किसका ज्यादा बड़ा होगा, ए का केच ज्यादा बड़ा होगा देन बी का देन सी का। जिसका केच हाई होगा उसका इंटरसेप्ट ज्यादा होगा, उतना ही नीचे तक टिल्ट करेगा स्लोप। नेगेटिव स्लोप है ना, हाईएस्ट स्लोप क्या हो, नेगेटिव स्लोप में आपका नीचे टिल्ट की तरफ करेगा। ये इसको नोट कर लो, इस कॉन्सेप्ट को फटाफट नोट करेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लो, इससे हम लोग लिंक कर देंगे उस क्वेश्चन को, इससे हमको लिंक कर देंगे उस क्वेश्चन को, जल्दी से फास्ट। फास्ट बच्चे लोग नोट कर लिए हैं। चलो ठीक है, अब क्वेश्चन को लिंक करते हैं। क्वेश्चन अब समझ जाओगे। ध्यान देखो, अब देखोगे जो P है, स्मॉल p है, वो लाइन का इंटरसेप्ट हाईएस्ट है। तो स्मॉल p किसको बिलोंग करेगा, जिसका केच हाईएस्ट होगा। स्मॉल p बिलोंग करेगा किसके लिए बच्चे लोग, ये करेगा ए के लिए। और जो स्मॉल एस है उसका केच लोएस्ट है, यानी इंटरसेप्ट लोएस्ट है, तो केच लोएस्ट किसके लिए है, तो केच लोएस्ट आपका सी का 10⁻⁵ है ना। तो पी के लिए बिलोंग ए के लिए करेगा और जो ऐसा बिलोंग करेगा सी के साथ। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको, ठीक है। चलो, तो ये समझ में आ गया। अब चलते हैं कुछ हम लोग हेनरी लॉ का फर्दर एडिशन पे। तो हेनरी लॉ का कुछ आपको एक्स्ट्रा पॉइंट आपको जानना है हेनरी लॉ के बारे में, उसको देख लेते हैं एक बार। तो ध्यान देना, जब भी हम बात करते हैं गैस का सॉलिबिलिटी इन एक्वस फेज, यानी पानी में सॉल्यूशन होता है, तो गैस है ना, एक सेकंड बस। जब भी हम गैस का बात करते हैं तो गैस के बीच में, के पार्टिकल के बीच में स्पेस बहुत ज्यादा होता है। तो गैस का पार्टिकल एक यहाँ पे है तो एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, यानी गैसेस फेज में पार्टिकल्स काफी दूर दूर होता है। ठीक, इसी गैस को हम डाल देंगे पानी में, यानी आपके पास अगर इसी गैस को डाल दिया है सॉल्वेंट में, तो सेम गैस अगर डिजोल्व करेगा सॉल्वेंट में, तो उसके उस सॉल्वेंट डालने पे क्या होगा, तो सॉल्यूशन का स्पेस छोटा सा होता है, तो उसमें क्या होता है,
सेम गैस पार्टिकल जो होता है उसके बीच का स्पेस क्या घट जाएगा, यानी यहाँ पे पार्टिकल क्या होगा, गैस का पार्टिकल क्लोज हो जाएगा। यानी जब भी गैस पार्टिकल क्या होता है आपके सॉल्यूशन में डिजोल्व करता है तो उसके बीच का इंटरमोलिकुलर स्पेस डिक्रीज करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, इन सॉल्यूशन इंटरमोलिकुलर स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स डिक्रीज करता है। क्या करता है, इन सॉल्यूशन इंटरमोलिकुलर स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स क्या होगा आपका, डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो हाँ ना, तो जिस गैस में अट्रैक्शन ज्यादा होता है तो इंटरमोलिकुलर स्पेस डिक्रीज करेगा, तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, उसके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ जाएगा। जितना पार्टिकल पास होना चाहेगा उतना ही क्या उसके बीच का वंडरवल फोर्स या इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता बढ़ जाता है। ठीक है, तो इंटरमोलिकुलर इंट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर इंट्रैक्शन इंट्रैक्शन क्या होता है बच्चों, ये क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। क्या होता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, पार्टिकल के बीच का क्या हो रहा है, स्पेस घट रहा है, उनके बीच का इंटरमोलर इंटरेक्शन क्या फोर्स है, क्या बढ़ेगा। इसको तुम उल्टा बोल सकते हो। उल्टा क्या बोल सकते हो कि जिस गैस का इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन ज्यादा होता है जल्दी पास से पास आना चाहेगा। मतलब तुम्हारे पास दो गैस है, एक गैस हाइड्रोजन है, एक गैस ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन गैस का इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन ज्यादा होता है देन हाइड्रोजन, तो जल्दी से पास कौन आना चाहेगा, ऑक्सीजन गैस जल्दी पास आना चाहेगा। नहीं तुम अगर दोनों डाल दो पानी में तो पानी में जल्दी कौन डिजोल्व करेगा, जिस गैस का इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन हाई होता है। तो यहाँ पे एक टर्म यूज कर रहा है, सॉल्बिलिटी सॉल्बिलिटी ऑफ गैस कहेंगे कि प्रोपोर्शनल टू होगा इंटर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, IMI। इंटर मॉलिक्यूलर, इसको जो है ना यहाँ पे इंटर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन को हम लिख रहे हैं शॉर्ट में IMI। ठीक है, इंटर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन गैस का ज्यादा होगा तो सॉल्बिलिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। और कहीं ना कहीं इंटर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन जो होता है मास पे डिपेंड करता है। इंटर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन जो होता है मास जिसका ज्यादा होगा उसका उसका वैल्यू क्या होता है, हाई होता है मास। और मास सिमिलर हो तो डिपेंड करता है किस पे, सरफेस एरिया पे। पहले मास का फैक्टर चेक करते हैं, फिर सरफेस एरिया का फैक्टर हम लोग चेक करते हैं। ठीक, तो नॉर्मली मास का फैक्टर हम लेते हैं प्रायोरिटी पे, उसके बाद लेते हैं सरफेस एरिया का। ठीक है, प्रायोरिटी। तो IMI मतलब क्या होगा, चलो इंटरमोलर इंट्रैक्शन होगा, तो जिस गैस का इंटरमोलर इंट्रैक्शन ज्यादा होगा उस गैस का सॉल्बिलिटी क्या होता है, ज्यादा होता है। इंटरमोलर इंट्रैक्शन किस पे डिपेंड करता है, मास पे। तो अगर आपको बोलेंगे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, इन तीनों को हमको अरेंज करना है IMI के अकॉर्डिंग, अरेंज अकॉर्डिंग टू IMI का मतलब बच्चों क्या होगा, इंटरमोलिकुलर इंट्रैक्शन। तो आपको सिंपली देखना है किसका मास ज्यादा है किसका मास कम है। मास ज्यादा और कम के अकॉर्डिंग आप अरेंज कर दो। S2 का मास 2 ग्राम, O2 का होता 32, N2 का 28। तो IMI का ऑर्डर क्या हो जाएगा, O2 हाईएस्ट होगा, फिर होगा N2, फिर होगा S2। आपसे पूछेगा कि किस गैस का सॉल्बिलिटी ज्यादा है तो क्या बोलोगे, O2 का ज्यादा होगा, फिर N2 का होगा, फिर हाइड्रोजन का होगा। ठीक, अब इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन के लिए आप लिंक गैस के बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट से लिंक कर सकते हो। तो जिस गैस का इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन ज्यादा होता है उसको दूर भेजना क्या होगा, डिफिकल्ट होगा, यानी पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस बनाना क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। तो पार्टिकल्स में इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन ज्यादा होगा मतलब पार्टिकल के बीच के गैप को इंक्रीज करना क्या होगा, डिफिकल्ट होता है। तो गैप को इंक्रीज करना अगर डिफिकल्ट होगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि उसको, जब भी हम फेज चेंज करते हैं, फेज चेंज का मतलब क्या होता है, तो जब भी हम बात करते हैं तो चलो फेज चेंज का, तो फेज चेंज का भी का मतलब होता है आप पार्टिकल के गैप को इंक्रीज कर रहे हो, पार्टिकल के डिस्टेंस को इंक्रीज कर रहे हो। तो अगर आप सॉलिड से जाते हो लिक्विड में तो पार्टिकल का डिस्टेंस बढ़ता है, लिक्विड से जाओगे गैस में डिस्टेंस और क्या होगा, और बढ़ेगा। ठीक है,
जब भी हम फेज चेंज का बात करते हैं तो फेज चेंज में क्या होता है, आपके पार्टिकल का डिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज करता चला जाता है। ठीक, तो जिस गैस पार्टिकल में इंटरमोलिकुलर फोर्स हाई होगा, उसको उसके डिस्टेंस को इंक्रीज करना, यानी उसको दूर भेजना क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। यानी उसका फेज चेंज क्या होता है, डिफिकल्ट होता है, उसका फेज चेंज क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। टर्म डिनोट कर रहे हैं जो आईएमआई से लिंक हो जाएगा। तो जिस गैस का आईएमआई हाई होगा, आईएमआई का मतलब इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन ज्यादा होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट, उसका बॉइलिंग पॉइंट और उसका क्रिटिकल टेम्परेचर, टीसी मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर ये हाई होता है। जिस गैस का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट टीसी हाई होगा, ठीक है, तो जिस गैस का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट और टीसी हाई होगा, ठीक, उस गैस का आई में हाई है, ठीक है, तो उस गैस का सॉल्बिलिटी क्या होता है, ज्यादा होता है। उस गैस का सॉल्बिलिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। इतना क्लियर रहेगा। तो आईएमआई पे कैसे डिपेंडेंट है, समझ में आएगा आप लोग को, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ध्यान देंगे यहाँ पे। इतना क्लियर रहेगा। सॉल्बिलिटी केज पे कैसे डिपेंड करता है बच्चों लोग, तो सॉल्बिलिटी केज पे क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है, पढ़ेगा ना, कि अगर केज बढ़ेगा यानी हेनरी कॉस्ट बढ़ता है, सॉल्बिलिटी क्या होता है, सॉल्बिलिटी क्या होता है गैस का, घटता है एक फेज में। तो सॉल्बिलिटी ऑफ गैस केज की क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। एक और पॉइंट हम ऐड कर रहे हैं, ये सब टेम्परेचर फिक्स टेम्परेचर है, टी मेल्टिंग बॉइलिंग, ये सब जो भी लिखा हुआ है ये सब फिक्स पॉइंट है। इसको हटा के अगर मान लेते हैं, अगर क्वेश्चन बोला जाए कि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इम्पैक्ट क्या पड़ता है, ठीक है, तो अगर आप देखो पानी को आप हीट करोगे तो पानी में से गैस बाहर निकलता है। तो उसका मतलब क्या है, जितना आप हीटिंग करते हो यानी जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना गैस सॉल्बिलिटी क्या होगा, पानी में घटेगा बढ़ेगा, तो पानी में घटेगा। तो याद रखना कि सॉल्बिलिटी ऑफ गैस हमेशा क्या होता है, टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी टेम्परेचर तुम चेंज करोगे ना, तो क्या होगा, आपका सॉल्बिलिटी क्या होगा, घटेगा। याद रखना कि टेम्परेचर के हमेशा क्या होता है, सॉल्बिलिटी क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसको यहाँ पे ले दे रहे हैं 1/T। टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो सॉल्बिलिटी क्या होगा, घटेगा। और है ना, केएच और टेम्परेचर में रिएक्शन क्या होगा, डायरेक्ट। तो अगर केएच और टेम्परेचर, यानी आप टेम्परेचर बढ़ाओगे गैस का, तो सर केएच भी बढ़ेगा। यानी केएच कांस्टेंट नहीं होता, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ाने से केएच क्या होगा, बढ़ेगा। तो केएच इज प्रोपोर्शनल टू, केएच इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कोई दिक्कत यहाँ तक में, एक ऑल अबाउट हेनरी लॉ, उसका एप्लीकेशन, उसका सारा कॉन्सेप्ट। यहाँ तक कोई दिक्कत हो पता पूछ लो मेरे से, और दिक्कत नहीं है तो फिर हम लोग आगे मूव करेंगे हेनरी लॉ के एप्लीकेशन पे। हेनरी लॉ का एप्लीकेशन वाइंड अप करेंगे, मूव करेंगे रॉस लॉ पे। तो आपको सारा पॉइंट्स बता दिया गया, जो जो पॉइंट्स, छोटा सा पॉइंट्स होता था वो सारा पॉइंट्स कवर कर दिए हैं। तो थियोरेटिकल भी, न्यूमेरिकल भी, इससे बाहर और कोई पॉइंट्स बचता नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन कितना भी कॉम्प्लेक्स है, कितना डिफिकल्ट है, क्वेश्चन आपको बन जाएगा। बस आपको चीजों को याद रखना है और कुछ क्वेश्चन को बस प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, चलो, तो इतना क्लियर रहेगा आपको। अब चलता हम लोग एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ पे। एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। पहला एप्लीकेशन तो बच्चे लोग, कोल्ड ड्रिंक जो आप पीते हो, तो होता क्या है, जब भी कोल्ड ड्रिंक को हम लोग पैक करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, कोल्ड ड्रिंक की बोतल में
ढक्कन लगाने से पहले क्या होता है, जैसे यहाँ तक कोल्ड ड्रिंक आपको भरा हुआ है, यहाँ पे CO2 गैस डाल दिया जाता है, CO2 गैस, और यहाँ पे ढक्कन को बंद कर दिया जाता है। यहाँ पे प्रेशर पूरा CO2 गैस भरा होता है, यहाँ पे CO2 गैस भरेगा तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, आपके कोल्ड ड्रिंक के अंदर भी यानी वाटर में भी क्या CO2 गैस डिजोल्व करेगा। आपके वाटर यहाँ पे जो कोल्ड ड्रिंक उसमें CO2 गैस भी डिजोल्व किया रहता है। क्यों? क्योंकि पूरा यहाँ पे CO2 गैस है। जैसे ढक्कन आप ओपन करते हो, जैसे ढक्कन आप ओपन करते हो तो ऊपर का CO2 गैस क्या हो रहा है, वो हट गया, वो हट गया। तो जो नीचे का जो CO2 गैस है वो दिख रहा है, वो भी क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। क्या होगा, ये बाहर निकल जाएगा, क्योंकि ऊपर प्रेशर घट रहा है। तो प्रेशर प्रोपोर्शनल टू क्या था, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन कहाँ का था, एक्वस फेज का था। प्रेशर घटेगा तो क्या होगा, मोल फ्रैक्शन घटेगा, यानी मोल घटेगा CO2 का। अल्टीमेटली क्या होगा, आपके कोल्ड ड्रिंक के बोतल में से जो अंदर में गैस डिजोल्व किया था उसका अमाउंट काफी घट जाएगा। तो काफी घटने से क्या होगा, टेस्ट आपको अच्छा नहीं लगेगा। आप देखोगे, आप कोल्ड ड्रिंक का बोतल को खोल दो और उसको शाम तक या अगले दिन उसको टेस्ट करोगे तो आपको CO2 का टेस्ट नहीं आएगा, बस आपको लगेगा कि चीनी चीनी और पानी मिला हुआ है, यानी आप शरबत पी रहे हो ऐसा लगेगा आपको। ठीक है। तो कोल्ड ड्रिंक में पहला एप्लीकेशन है कि कोल्ड ड्रिंक में CO2 डिजोल्व करने के लिए हम हाई प्रेशर CO2 गैस डाल के उसमें क्या होता है, कैप ढक्कन लगा देते हैं। तो इससे आपका कोल्ड ड्रिंक का जो टेस्ट है आप कर पाते हो। ठीक, पहला एप्लीकेशन क्लियर होगा आई थिंक। बात करते हैं सेकंड एप्लीकेशन पे। देखो, तो बेंड फॉर्मेशन क्या होता है, बेंड फॉर्मेशन। बेंड फॉर्मेशन देखो ध्यान से समझो। जब होता है स्कूबा डाइविंग, स्कूबा डाइविंग, स्कूबा डाइविंग। अब देखोगे, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल होता होगा, डिस्कवरी देखोगे, बहुत लोग क्या करते हैं, अंडर वाटर, वाटर के अंदर जाके आपके इकोसिस्टम को देखते हैं, मछली को देखते हैं, सी के क्रिएचर को देखते हैं। तो उसमें क्या होता है कि एयर का सिलेंडर लेके वो नीचे जाते हैं, पानी के सरफेस के नीचे जाते हैं। आपको पता है कि पानी के सरफेस के नीचे जाने से आपके बॉडी पे प्रेशर बढ़ेगा घटेगा। पानी के सरफेस में जब नीचे मूव करोगे तो आपके बॉडी प्रेशर क्या होता है, बढ़ता, काफी रैपिडली बढ़ता है, काफी रैपिडली बढ़ता है, क्योंकि पानी बहुत डेंसर होता है। तो जैसे जैसे आप जाओगे पानी के सरफेस के नीचे जाओगे, ठीक है, तो पानी के सरफेस के नीचे अगर मूव कर रहे हो तो ध्यान देंगे, ये पानी का सरफेस का टॉप लेयर है, उसके नीचे नीचे आओगे तो प्रेशर बहुत रैपिडली क्या होता है, इंक्रीज करता है बॉडी पे। ठीक, उस केस में होता क्या है कि अगर आप जो सिलेंडर ले रहे हो, तो अगर जो सिलेंडर है जो आप रेस्पिरेशन के लिए यूज कर रहे हो, उसमें अगर O2N2 रहेगा, अगर सिलेंडर में O2N2 रहेगा तो उसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि नीचे प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो आपका जो ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल में ब्लड फ्लो कर रहा है, तो ब्लड फ्लो, ब्लड का सेट लिक्विड सेट है। तो रेस्पिरेशन जब हम लोग करेंगे ना, तो प्रेशर चूंकि हाई प्रेशर पे आपके ब्लड में, ये ब्लड मान लेते हैं, तो ब्लड में ये O2N2 क्या होगा, डिजोल्व कर जाएगा। क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा तो O2N2 का सॉलिडिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा, यानी एक्स ऑफ O2 यानी वाई ऑफ, और एक्स ऑफ N2 का वैल्यू क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो बढ़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ गया तो यानी आपके ब्लड में गैस ज्यादा घुल गया। ठीक है, तो O2N2 घुल गया। ठीक, अब प्रॉब्लम कहाँ होता है, तो प्रॉब्लम समझोगे आप, जैसे पानी के बाहर आप निकलोगे तो पानी के अंदर प्रेशर हाई था, हाई प्रेशर में क्या है, आपके ब्लड वेसल में O2N2 डिजोल्व कर गया। जैसे पानी के बाहर निकलोगे आपका प्रेशर फिर से क्या होगा, घटेगा। तो प्रेशर फिर से घटेगा तो उसका मतलब क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 भी घटेगा और मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 भी घटेगा। दोनों गैस का सॉल्वेंट क्या होगा, डिग्री होना चाहेगा। ठीक है, तो डिग्री होना चाहेगा तो उस केस में क्या होगा, गैस जब बाहर निकलेगा तो बबल के फॉर्म में निकलता है, यानी एकदम ब्लड वेसल में जो पहले था उसमें अब बबल बनना चालू करेगा, यानी O2N2 क्या होगा, सॉल्वेंट घटेगा तो उसमें बबल फॉर्म करता है। ठीक, यानी यहाँ कहीं कहीं बबल बन जाएगा, कहीं कहीं बबल बन जाएगा, एक बबल जो फॉर्मेशन हो रहा है इसी को बोलते हैं बेंड फॉर्मेशन। ठीक, अब ये बबल जब फॉर्म करेगा आपको ब्लड वेसल में तो आपके ब्लड के फ्लो को क्या करेगा, ब्लॉक करेगा। तो ये जो बेंड फॉर्मेशन होता है पेनफुल होता है, हाईली पेनफुल होता है, कभी कभी डेथ भी हो जाता है, हाईली पेनफुल, और डेथ भी हो जाता है, समटाइम लीड्स टू डेथ। ठीक है, इसे बचना कैसे है, इससे हम इससे ओवरकम कैसे करेंगे।
तो ऐसा बोला गया कि बेंड फॉर्मेशन से अगर प्रिवेंट करने के लिए, टू प्रिवेंट इट, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो सिलेंडर लेते हैं ना, हम जो सिलेंडर लेते हैं उस सिलेंडर में O2 N2 के साथ साथ हीलियम भी डाल देते हैं, हीलियम भी ऐड करते हैं, हीलियम का अमाउंट भी ऐड करते हैं। तो हीलियम गैस का मास काफी कम होता है। तो हीलियम का एडिशन से एडवांटेज क्या होगा, हीलियम का एडिशन से क्या होता है, सॉल्बिलिटी क्या होता है, घट जाता है, सॉल्बिलिटी घट जाता है, सॉल्बिलिटी क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो हीलियम का मास काफी कम होता है कंपेयर टू O2 N2। तो मिक्सचर में हम हीलियम डाल देंगे तो हीलियम का एडिशन से आपका इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन का जो वैल्यू है वो घटेगा, तो उसका सॉलिबिलिटी भी क्या हो घटेगा, तो बेंड फॉर्मेशन का जो पॉसिबिलिटी है क्या होता है, काफी कम में हो जाता है। ये था बेंड फॉर्मेशन, उसका क्यों होता है और उसका सॉल्यूशन हम लोग क्या फॉलो करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हीलियम ऐड क्यों करते हैं, तो बोलोगे हीलियम गैस काफी मास कम होता है, प्लस उसके बीच का इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन क्या हो, कम होगा, उसका एडिशन से आपका सॉलिबिलिटी इन वाटर क्या होता है, डिक्रीज करेगा, मतलब सॉलिबिलिटी इन ब्लड वेसल क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। इससे बेंड फॉर्मेशन क्या होता है, अवॉइड करेंगे। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो सही है। इसमें एक और ध्यान देना, एक और एप्लीकेशन है, बस मैं बता दे रहा हूँ, आपके इंसाइट में दिया आप पढ़ लेना। ठीक है, तो एप्लीकेशन क्या होता है, जब माउंटेन पे आप क्लाइंब करते हो, तो माउंटेन में जब क्लाइंब करते हो तो बहुत जब ऊपर जाओगे, जैसे मान लो हिमालय पहुंच गया, हिमालय के ऊपर में क्या होता है, एयर बहुत थिन होता है, यानी एयर एयर का प्रेशर घट जाता है। अब एयर का प्रेशर घट जाएगा तो क्या होगा, आपका जो आपके बॉडी में जो आप रेस्पिरेशन कर रहे हो उसमें क्या होता है कि आप एयर, अब अगर आपके पास सिलेंडर है भी, अगर आपको सिलेंडर भी होगा, तो अगर आपका सिलेंडर होगा भी तब भी क्या होगा, जो एयर आप बॉडी में ले होगा, तो चूंकि प्रेशर घटा हुआ है, तो आपका जो ब्लड में जो एयर, जो ऑक्सीजन का सॉल्बिलिटी घटेगा, तो ब्लड में अगर ऑक्सीजन कम घुलेगा क्योंकि प्रेशर बहुत लो है वहां पे, तो आपका जितना भी बॉडी में जो प्रोसेस चल रहा है, बायोकेमिकल प्रोसेस चल रहा है, सब में ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है, तो हर जगह ऑक्सीजन का अमाउंट क्या होगा, कम पहुंचेगा, क्योंकि ब्लड में ऑक्सीजन का डिजोनेशन घट गया। उस केस में क्या होता है, आपका जितना बायोकेमिकल प्रोसेस है क्या होगा, तो स्लो हो जाता है। तो सम टाइम आपका थिंकिंग प्रोसेस है, बाकी प्रोसेस क्या होता है, स्लो हो जाता है। ठीक है, इसी को बोलता है नोजिया, एक बार देख लेना, स्पेलिंग चेक कर लेना। ठीक है, तो इंस्टेड मेंशन किया हुआ एप्लीकेशन पे, ये सारा एप्लीकेशन लोग बता दिया आपको। ये था ऑल अबाउट हेनरी लॉ। अब बताएंगे भाई, चलो हेनरी लॉ में कोई दिक्कत है तो बता दे मेरे को। तो हेनरी लॉ हम लोग खत्म कर चुके हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग रॉल्स लॉ पे। ठीक है, तो हेनरी लॉ पे कुछ डाउट है पूछ लो, नहीं है तो हम लोग मूव करेंगे रॉल्स लॉ पे। ठीक है, एक से बस पूछ लो। इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो बच लो।
यहाँ तो कोई डाउट है पूछ लेंगे आप लोग। ठीक है, तो बस लोग मूव करेंगे हमारे रॉल्स लॉ पे। रॉल्स लॉ, रॉल्स लॉ तो ध्यान देंगे। रॉल्स लॉ समझोगे आप लोग ध्यान से। तो रॉल्स लॉ में क्या होता है, रॉल्स लॉ हम लोग फॉलो करते हैं आइडियल सॉल्यूशन के लिए। अब आइडियल सॉल्यूशन होता है क्या, हम लोग बाद में समझाएंगे आपको। रॉल्स लॉ फॉलो होता है आइडियल सॉल्यूशन और लिक्विड इन लिक्विड के लिए होता है। तो लिक्विड होगा सॉलिड, लिक्विड होगा सॉल्वेंट। आइडियल लिक्विड लिक्विड बाइनरी मिक्सचर, बाइनरी मतलब दो कंपोनेंट के लिए हम लोग पढ़ने वाले हैं। याद रहे, याद करना है आपको कि रॉल्स लॉ होता है किसके लिए चलो, रॉल्स लॉ फॉलो होगा आइडियल सॉल्यूशन के लिए। आइडियल सॉल्यूशन प्लस क्या बोला कि सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, लिक्विड लिक्विड, यानी आपका सॉलिड भी होगा लिक्विड, सॉल्वेंट भी होगा लिक्विड, और बोथ लिक्विड शुड बी वोलेटाइल। ठीक है, तो आइडियल लिक्विड लिक्विड बाइनरी मिक्सचर एंड वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब जो इजीली गैस में जाए, इजीली कन्वर्टेड इनटू गैस। फटाफट नोट करें चलो इसको। इसको फटाफट नोट करना। नोट कर लिया आप लोग इतना दूर तक। ठीक है, अब आगे मूव करते हैं हम लोग। ध्यान देना, हम एज्यूम कर रहे हैं कि आपके पास एक लिक्विड ए है। अब लिक्विड ए है तो उसका कुछ पोर्शन लिक्विड स्टेट में होगा, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि लिक्विड वोलेटाइल है तो कुछ पोर्शन गैस में भी जाएगा। यहाँ पे कुछ पोर्शन ए का गैस में भी होगा। ठीक है, सिमिलरली आपके पास एक लिक्विड बी है, कुछ पोर्शन उसका बी गैस में जा सकता है। ठीक, अब ध्यान देना, अभी का जो लिक्विड का मोल फ्रैक्शन है, तो अगर अभी के लिए हम बोलेंगे एक्सए का वैल्यू क्या होगा, तो बोलो एक्सए का वैल्यू क्या होगा, चलो ये हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा चलो 1। एक्सए क्या हो जाएगा चलो 1। 1 क्यों बोल रहे हैं हम चलो,
क्योंकि एक्स लिक्विड स्टेट में प्योर है और कोई भी कंपाउंड नहीं है। सिमिलरली अगर बोलेंगे इस टाइम में वाई इन गैस पे इसका मोल फ्रैक्शन ए का क्या होगा, तो बोलेगा 1, क्योंकि गैस में सिर्फ ओनली ए प्रेजेंट है। एक्स से वाई का वैल्यू 1 हो गया। सिमिलरली अगर बात करोगे बी का, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम, एक्स बी का वैल्यू क्या होगा, ये होगा 1, और वाई बी का वैल्यू क्या होगा 1। ठीक है, ये जब दोनों लिक्विड अलग अलग था तो ऐसा कुछ है। अब इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा, अच्छा यहाँ पे अभी जो ए का प्रेशर होगा उसको बोलते हैं पी नोट ए, यानी गैस ए जब, यानी जब ए लिक्विड प्योर था, जब ए लिक्विड प्योर था, यानी ओनली जब ए था तो उसमें जो उसका वेपराइजेशन हुआ, यानी जो गैस में कन्वर्ट हुआ, उस पॉइंट पे जो प्रेशर हुआ उसको बोला गया पी नोट ए। क्या बोला गया, पी नोट ए। ठीक है, सिमिलरली जब गैस, जब बी प्योर था, उस केस में जब बी का वेपर बनेगा उसका जो प्रेशर उसको बोला गया पी नोट बी। तो प्योर पॉइंट वाले केस पे जो उसका वेपर प्रेशर है, यानी जो लिक्विड का वेपर प्रेशर है, उसको पी नोट या पी नोट बी बोला गया है। ठीक है, अब ध्यान देंगे इन दोनों को मिलाएंगे, तो इस प्रोसेस में इन दोनों को मिक्स करना है। पहले हम मिक्स किए, इस मिक्सिंग में टेम्परेचर को रखा है तो कांस्टेंट, टेम्परेचर इसको चेंज नहीं करना आपको, कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट। बात समझे, हम इनको मिला दिए, मिलाने के बाद सॉल्यूशन बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा तो क्या बनेगा, ठीक है, ए लिक्विड है, बी लिक्विड बनेगा, ऊपर ए का गैस होगा और बी गैस होगा। ठीक, बात समझ में आया? तो इस केस में क्या होगा, अभी इस पॉइंट पे अगर हम बोलेंगे एक्स है, तो अभी आपके लिक्विड फिल्म में दो है, एक्स ए और एक्स बी है, तो इसमें इसके मोल फ्रैक्शन हम एक्स से बोल सकते हैं, और बी के मोल फ्रैक्शन, बी के मोल फ्रैक्शन हम एक्स ही बोल सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली गैस में क्या है, आपके पास ए और बी दोनों होगा, तो अभी हम ना यहाँ पे एक्स ए प्लस एक्स बी का सम क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बात समझ में आया? सिमिलरली अगर बात करते हैं हम ए और बी का, तो ए का कुछ अपना, ए का प्रेशर को हम बोल सकते हैं वाई ए, और बी का प्रेशर, सॉरी, ए के मोल फ्रैक्शन को बोल सकते हैं वाई ए, बी के मोल फ्रैक्शन को बोल सकते हैं वाई बी। बात समझा? तो ये आपका मोल फ्रैक्शन रिप्रेजेंट हम कर चुके हैं, गैस फेज में वाई से रिप्रेजेंट करते हैं और लिक्विड फेज में हम एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वाई ए प्लस वाई बी का सम क्या होगा, चलो वाई ए प्लस वाई बी का सम क्या होगा, ये होता है 1। चेक। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं गैस के प्रेशर पे, पी ए का प्रेशर हम पी ए बोल रहे हैं, पी ए, और बी के प्रेशर हम पी बी बोल रहे हैं, पी बी। तो पी ए प्लस पी बी का जो सम होगा उसको बोलेगा पी टी, पी टोटल। तो वेपर फेज में दो दो कंपोनेंट था ए और बी, तो ए के पार्शियल प्रेशर को हम पी ए बोल रहे हैं, बी के पार्शियल प्रेशर को पी ए बोल रहे हैं, दोनों के सम को हम पीटी बोल रहे हैं, पी टी, पी टोटल। अब ध्यान ना, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, तो ध्यान ना, पी ए, यानी ए का प्रेशर कब मिक्सचर में प्रोपोर्शनल टू होता है एक्स ए, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज इन द मिक्सचर, यानी मिक्सचर में ए के मोल फ्रैक्शन प्रोपोर्शनल होता है। सिमिलरली प्रेशर ऑफ बी प्रोपोर्शन टू क्या होगा, एक्स बी। अब यहाँ पे अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं, यहाँ कुछ कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा, तो कांस्टेंट ऐड क्या क्या करता है चलो, तो पी ए इक्वल टू होगा पी नोट ए, पी नोट ए का क्या था चलो, तो ऊपर चेक करना, जब हम आपको मिक्सिंग कर रहे थे, मिक्सिंग से पहले मिक्सिंग से पहले यानी पी नोट ए दिया हो क्वेश्चन में, देखो यहाँ पे पी नोट ए, पी नोट ए क्या है, जब मिक्स नहीं किए थे चीजों को, तो ए का जो प्योर था उस पॉइंट पे जो वेपर प्रेशर होगा उसको बोला जाता है पी नोट ए। ठीक है, सिमिलरली बात करते हैं पीवी को लिखते हैं
तो पी नोट ए इंटू एक्स हो जाएगा, इंटू एक्स ए, ये हो जाएगा पी ए। ये फिर रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग हम ऐसा बोल सकते हैं। और समझा? सिमिलरली पी बी क्या होगा? तो पी बी हो जाएगा पी नोट बी इंटू एक्स बी। तो ये हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ। यहाँ पे कोई दिक्कत है तो पूछ लो, नहीं है तो इसको नोट कर लेंगे फास्ट, जल्दी से नोट हो जाएगा तो एक बार ओके कर देना। रॉल्स लॉ ऑलमोस्ट खत्म होने वाला, चलो फिर लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रॉल्स लॉ पे। ठीक है, नोट कर लिया था। चलो सही है, ठीक है। अब इसी में रॉल्स लॉ में, इसी में हम ना डाल्टन्स लॉ कभी कभी यूज करना पड़ता है। तो डाल्टन्स लॉ से क्या कनेक्ट करेंगे हम लोग? अरे ना, लेफ्ट साइड में लिख रहा हूँ अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ। ठीक है, डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या पूछते हैं चलो। तो डाल्टन्स लॉ लिंक करता है गैस के प्रेशर को। तो पी ए इक्वल टू क्या होगा? वाई ए इंटू पी टी, वाई ए इंटू पी टोटल। यानी गैस का गैस का जो प्रेशर होगा उसको, उसके मोल फ्रैक्शन ऑफ गैसेस फेज इनटू पी टोटल से करने से हमको, आपको ये मिलेगा। तो इससे आप बोल सकते हो कि वाई ए कैसे निकलेगा? तो वाई ए निकलेगा पी ए बाई पी टी, प्रेशर ऑफ ए बाई पी टोटल करके वाई ए मिल जाएगा। चेक। तो गैसेस मोल फ्रैक्शन कैसे मिलेगा? तो गैस का प्रेशर को पी टोटल से डिवाइड करके मिल जाएगा। सिमिलरली आपको बोला जा रहा है पी बी को कैसे ले सकते हैं? वाई बी इंटू पी टी, वाई बी इंटू पी टी। तो वाई बी कैसे निकलेगा बच्चों? वाई बी क्या होगा? पी बी बाई पी टी। बात समझ में आया? वाई ए क्या होता है, वाई बी क्या होता है, वो क्लियर हो चुका है। ठीक है, मतलब डाल्टन लॉ को बेसिकली अप्लाई कैसे करना आपको समझ में आ गया है। ठीक, बात समझ में आया? अच्छा, पीटी कैसे निकलता था? पीटी बहुत सिंपल है, पीटी क्या हो? पी ए प्लस पीबी का सम, पी ए प्लस पीबी का सम। ठीक, तो ये था ऑल अबाउट सबका रॉल्स लॉ। एक क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, फिर उसके बाद डिफिकल्ट क्वेश्चन देना चालू करेंगे। तो पहले सिंपल क्वेश्चन सॉल्व कर लो, उसके बाद ये को डिफिकल्ट करेंगे। ठीक, तो ध्यान देना। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। आपके पास एक ए है, तो आपके पास एक ए है। एक सेकंड बस। एक ए लिक्विड है, ठीक है।
और एक बी लिक्विड है, दोनों वोलेटाइल है। ठीक, तो बोला गया है इस ए का, ए है और बी है। ठीक, अच्छा एक सेकंड, उसको ऐसे लिख देते हैं, ए एंड बी। इनका वेट जो लिया हुआ है ना क्वेश्चन में, वेट लिया हुआ है, ए का वेट लिया हुआ 10 ग्राम और बी का वेट लिया हुआ है 20 ग्राम। दोनों का मोलर मास दिया हुआ है ए और बी का। मोलर मास कितना दे बच्चों लोग? मोलर मास ए और बी का दिया हुआ है, ए का मोलर मास है 20 ग्राम, बी का मोलर मास है 40 ग्राम। तो दोनों का मोलर मास हम दे दिए आपको, दोनों का पी नोट दे दिए, पी नोट यानी प्योर प्रेशर। तो प्योर प्रेशर ऑफ ए है 100 mm ऑफ मरकरी और बी का प्योर प्रेशर है 50 mm ऑफ मरकरी। बस में, ठीक। अब आपको पता क्या करना है, आपको पता करना फाइंड, फाइंड एक्स से एक्स बी, वाई ए वाई बी, पी ए पी बी एंड पी टी। आपको ये सारा चीज पता करना है, जल्दी से बताएंगे। तो एक क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे ना, तो रॉस लॉ का सारा कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज हो जाएगा। तो एक बार इस क्वेश्चन आप सॉल्व कर लिए तो आप हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। एक क्वेश्चन में मतलब अच्छा बात क्या है कि आपके पास कैलकुलेशन बहुत आसान होगा। क्वेश्चन आपके कैलकुलेशन को चेक करने के लिए नहीं दिया गया, चेक करने दिया क्या फंडामेंटल समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से एक क्लियर हो जाए कि आप फंडामेंटली आप स्ट्रांग हो चुके हो। बाकी जो क्वेश्चन जो भी रहेगा ना, एनसीईआरटी बुक्स में, अपने बोर्ड्स में आएगा या फिर जेईई में आएगा या नीट में आएगा, तो सारी जगह बस डिफिकल्ट क्या करेगा, कैलकुलेशन करेगा, फंडामेंटल इससे बाहर नहीं जाएगा। तो कॉन्सेप्ट इतना ही रहेगा, डिफिकल्ट होगा आपके कैलकुलेशन में सिर्फ। ठीक है, इस क्वेश्चन देने का मोटो ही है कि आपके कैलकुलेशन को चेक नहीं करना है, आपके फंडामेंटल को चेक करना है कि इतना आपको समझ आया है। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, डाउट है तो पूछेंगे। जल्दी से फटाफट चलो आंसर बताएंगे। ठीक है, आंसर बताएं चलो फर्स्ट। क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन देखो प्रोसेस जाओगे क्वेश्चन बनते चला जाएगा। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए का 10 ग्राम लिया हुआ, बी का 20 ग्राम लिया हुआ है। इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है ए का 10 ग्राम है, बी का भी ए वेट लिया हुआ है मिक्सिंग में। इन जब ए और बी को मिक्स कर रहे हैं तो ए का 10 ग्राम है, 20 का 20 बी का 20 ग्राम है।
दोनों का मोलर मास गिवन दिया हुआ है, ठीक है, दोनों का पी दिया हुआ है, ठीक। तो सारे को यूज करके आप निकाल सकते हो फटाफट। जल्दी से फास्ट बच्चों लोग। आंसर बताएंगे बच्चों लोग जल्दी से फास्ट। 1-2 मिनट वेट करो, मैं सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन आसान है, ट्राई करो। क्वेश्चन ट्राई करने से क्या होगा, आपको पता चलेगा कि आपका, ठीक है, कॉन्सेप्ट में कहाँ इश्यू है क्या नहीं, सबको समझ में आ जाएगा, ठीक। ठीक है, तो चलो मैं सॉल्व करता हूँ इस क्वेश्चन को। देखो, इस क्वेश्चन को आपको एज ए थ्योरी की तरह लेना है। इस क्वेश्चन को एज ए क्वेश्चन मत लो, एज ए कॉन्सेप्ट की तरह लो। तो इससे क्या होगा, आपका जितना भी क्वेश्चन सॉल्व बनने वाला है, उस पे कॉन्सेप्ट इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक। तो सबसे पहले जब मिक्स करेंगे तो है ना, पहले आप देखो ए का मोल कितना हुआ निकाल लेते हैं हम लोग। इंक के कलर को हम लोग चेंज कर लेते हैं ताकि आपको पता चले सॉल्यूशन किस में देना है आपको। तो ए का जो मोल होगा, मोल कितना होगा, ए का मोल बच्चों, तो मोल ऑफ ए हो जाएगा हाफ, और बी का मोल कितना हो जाएगा सिस्टम में, भी हो जाएगा हाफ। कैसे निकालेंगे, वेट बाई मोल मास, वेट बाई मोल मास। दोनों का मोल फ्रैक्शन हो गया हाफ, सॉरी दोनों का मोल हो गया हाफ। अब मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं बच्चों लोग, तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे तो ध्यान देना। तो आपके सिस्टम में ध्यान देना, कुछ लिक्विड फेज में होगा ए और बी, और कुछ क्या होगा वेपर फेज में। ए का मोल यहाँ पे क्या बचल, मोल ऑफ ए हाफ था लिक्विड फेज का, और बी का मोल क्या था, हाफ था, ठीक है। मोल फ्रैक्शन क्या होगा चलो, मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, तो मोल बाय टोटल मोल, मोल बाय टोटल मोल, ठीक। तो टोटल मोल का सम कितना हो जाएगा, तो टोटल मोल लिक्विड फेज कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होगा, तो ए का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, हाफ बाई 1 यानी हाफ रहेगा। और बी का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, तो बी का हाफ बाई 1 क्या होगा, हाफ रहेगा। बात समझ में है। अब ए और बी का हम बात करते हैं, अब हम ए और बी का बात करते हैं, ठीक। ठीक है, तो ए और बी का मोल फ्रैक्शन निकल गया। हमको प्रेशर ऑफ ए चाहिए, तो हम रॉस अप्लाई करेंगे। तो प्रेशर ऑफ ए कैसे मिलेगा हमको, प्रेशर ऑफ ए इक्वल टू क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू पी नॉट ऑफ ए। तो मोल फ्रैक्शन हो गया हाफ, इंटू पी नॉट ए का कितना है 100, नहीं हो जाएगा 50 mm मरकरी हो जाएगा। ए का प्रेशर कैसे निकालें, रॉड्सों का यूज करके। बी का प्रेशर कैसे निकालेंगे, रॉड्सों का यूज करो चलो। प्रेशर बी क्या होगा, पी नॉट ऑफ बी इंटू एक्स बी। पी नॉट बी कितना है 50 इंटू हाफ कर दे यहाँ पे,
हो जाएगा 25 mm ऑफ मरकरी हो जाएगा। समझ में आया? तो पीए निकाल लिया और हम लोग पीवी निकाल लिए। ठीक, तो पीटी कैसे निकलेगा? तो गैस ए का बी का प्रेशर मिल गया हमको। तो गैस ए का जो प्रेशर है, अच्छा गैस ए का प्रेशर हम लोग को लिक्विड लिक्विड फेज का नहीं है, तो इसमें आप एरो को चेंज कर लो। एरो यहाँ से कनेक्ट नहीं होना चाहिए था, ये होना चाहिए था यहाँ से, गैस से कनेक्ट होना चाहिए था एरो। तो एरो को गैस से कनेक्ट करो, बेटर रहेगा, मतलब ताकि कंफ्यूजन ना हो ना। गैस ए का प्रेशर, गैस बी का प्रेशर निकालिए यूजिंग हम रॉस लॉ से। पीटी कैसे मिलेगा? चलो पीटी हो जाएगा दोनों का सम, ये प्लस पीवी। पीपी प्लस पीवी निकल चुका है, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 50 प्लस 25, ये हो जाएगा 75 mm ऑफ मरकरी। और समझ आया? अब मेरे को वाई पता करना है, तो वाई कैसे पता चलेगा? डाल्टन्स लॉ का यूज करेंगे। तो वाई क्या होता है? पीए बाई पीटी। पीए कितना निकला? 50, पीवी पीटी कितना? 75 है। रेशियो कितना हो जाएगा? 2/3। ठीक, वाई भी कैसे पता चलेगा? वाई भी होगा पीवी बाई पीटी। पीवी कितना निकला बच्चों? 25। 25/75 कर देगा तो आंसर कितना हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 1/3। ये था कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सो नोट कर लो फटाफट। ठीक है, अच्छा मैं पीछे स्लाइड में दिखा रहा हूँ, जो स्लाइड नोट नहीं कर नोट करना पीछे से। ठीक है, तो यहाँ इस साइड को देखो फटाफट पहले, फिर सॉल्यूशन का साइड को मैं दिखाता हूँ। इस एक क्वेश्चन का साइड नोट कर लो, देख लो, जिसका जो बचा नोट कर लो। सॉल्यूशन का स्लाइड्स मैं दिखाऊंगा फटाफट। आर्यन ओके कर देना नोट करने के बाद। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। इस सॉल्यूशन का साइड नोट कर लो। ठीक है, ठीक है, नोट कर चुके हैं यहाँ तक मैं। ध्यान देंगे, आपको एक बस सर एक छोटा सा इनपुट दे रहे हैं, जिससे रॉ सा क्वेश्चन क्या हो बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो मान लेते हैं, ध्यान देना कि आपके सिस्टम में एक गैस ए, एक लिक्विड ए लिया हुआ है और एक लिक्विड बी लिया हुआ है। ठीक है, दोनों को मिक्स करने वाले हैं हम। तो इस लिक्विड का कुछ गैस में जाएगा, कुछ
और यहाँ पे कुछ इस लिक्विड का गैस में कुछ पोर्शन फॉर्म करेगा। क्लास खत्म होगा, अगले 10 मिनट में क्लास खत्म करेंगे, ठीक है। 10:45 तक क्लास खत्म होगा आपका। तो अगर मान लेते हैं यहाँ पे पी नोट का वैल्यू, वहां पे यहाँ पे पी नोट का वैल्यू कुछ मान लेते हैं, पी नोट ए मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे पी नोट बी मान लेते हैं। तो ध्यान देना, अगर हम एज्यूम करते हैं ना कि पी नोट ए ज्यादा बड़ा है देन पी नोट बी, अगर हम एज्यूम करते हैं, एज्यूम लेट्स एज्यूम पी नोट ए का वैल्यू ग्रेटर है देन पी नोट बी, ठीक है, एज्यूम हम कर लिया। तो होता क्या है, जब भी आप सॉल्यूशन फॉर्म करते हो ना, तो आपको ये बात समझना पड़ेगा कि यहाँ पे जो ए और बी को मिक्स करके जो पीटी निकाल रहे हैं, ए लिक्विड है बी लिक्विड है, और यहाँ पे क्या है, गैस में कुछ ए गैस होगा और बी गैस होगा। तो यहाँ का जो पीटी होता है, पीटी बेसिकली क्या होता है, एवरेज होता है। क्या होता है, एवरेज होता है, एवरेज ऑफ पी नोट ए एंड पी नोट बी होता है। बात समझ में आया? तो पी टोटल जो हम निकाल रहे हैं ना, मैथमेटिक्स में पढ़े होगे ना, एवरेज मीन निकालना सीखे होगे आप लोग बचपन में। तो आप जो जूनियर क्लास में सीखे होगे एवरेज निकालना, वही पीटी वही एवरेज है, ठीक है। पीटी वही एवरेज है, ठीक है। तो एवरेज का कुछ कुछ एवरेज का कुछ प्रॉपर्टी होता है। जैसे मान लेते हैं कि अगर कोई एवरेज का बात हम करते हैं, तो यहाँ पे ए और बी का हम एक ए और बी का हम एवरेज निकालते हैं। तो ए का वैल्यू को मान लेते हैं हम 100 और बी का वैल्यू मान लेते हैं 50। अगर इसका हमको एवरेज निकालना है, तो हमको देखना पड़ेगा कि ए का नंबर कितना है, मान लेते हैं इसका वेट है, ए का 100 kg, बी का 50 kg है, ठीक है। हम बोलेंगे इनका एवरेज क्या होगा। तो अगर ए और बी का नंबर एक एक होगा, तो 75 हो जाएगा। इनका मिड पॉइंट हो जाएगा, मिड पॉइंट कितना होगा, 50 और 75 का मिड पॉइंट कितना होगा, 75। तो एवरेज जो है 75 पर लाई करेगा। कब लाई करेगा, दोनों का नंबर सेम होगा, यानी जब ए का नंबर और बी का नंबर इक्वल होगा। अगर हम ए का नंबर ज्यादा कर देंगे, ए का नंबर ज्यादा कर देंगे, तो अगर नंबर ऑफ ए ज्यादा है द नंबर ऑफ बी, उस केस में आपका जो एवरेज है वो वो टुवर्ड्स 100 की तरफ मूव कर जाएगा। तो एवरेज वैल्यू होगा, जो एवरेज होगा, मिड पॉइंट, अगर ए और बी का नंबर सेम रहेगा, तो उस केस में एवरेज क्या होता है, मिड पॉइंट पे आता है, मिड पॉइंट पे। अगर ए का नंबर ज्यादा है देन बी, ए का नंबर ज्यादा है देन बी, तो उस केस में जो एवरेज होगा वो 75 से ज्यादा होगा, यानी 75 से 100 के बीच में रहेगा। जितना ए ज्यादा होगा उतनी 100 के करीब जाएगा। ऐसे ध्यान देना, ए एवरेज वैल्यू हमेशा जो होता है ना, हमेशा जो होता है, हमेशा जो होगा, जो वैल्यू जो उसके बीच में रहेगा, 50 से 100 के बीच में होने वाला है। मतलब कभी भी एवरेज 50 से कम नहीं होगा। जैसे हम केस मान रहे हैं बी का मास 50 kg है, ए का मास 100 kg है, तो उसका एवरेज हमेशा 50 से बड़ा होगा, यानी लोअर वैल्यू से बड़ा होगा, और हायर वैल्यू से हमेशा छोटा होगा, यानी 100 से छोटा रहेगा। ये हमेशा रहेगा। अगर ए और बी का नंबर सेम रहेगा, तो एवरेज क्या होता है, मिड पॉइंट होता है, ठीक। अगर ए का नंबर ज्यादा होगा, तो एवरेज क्या होगा, मिड पॉइंट से उधर मूव करेगा, तो अगर हायर वैल्यू की तरफ में है। और अगर बी का नंबर ज्यादा है इस केस में, तो अगर बी का नंबर ज्यादा कर देंगे तो क्या होगा, बी का नंबर अगर ज्यादा होगा, तो उस केस में एवरेज जो है, उसके उसमें एवरेज जो होगा वो 75 से कम हो जाएगा, 50, यानी 75 से 75 से कम हो जाएगा और 50 से बड़ा हो जाएगा। जितना बी का नंबर ज्यादा होता है उतना ही 50 के क्लोज जाएगा, उतना ही 50 के क्लोज जाना चालू करता है चीज। बात समझ में आया? तो सेम कॉन्सेप्ट हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो पीटी एवरेज है, ठीक है। तो पीटी का जो वैल्यू होता है, चलो पीटी का जो वैल्यू होता है हमेशा क्या होगा, पी नोट ए और पी नोट बी के बीच में होता है। बात समझ में आया? इसके बीच में रहेगा। इससे कभी भी कभी भी हायर वैल्यू को क्रॉस नहीं करेगा, लोअर वैल्यू को क्रॉस नहीं करेगा। तो चूंकि हम लोग मान चुके थे कि पी नोट ए जब बड़ा है देन पी नोट बी, तो पीटी क्या हो, पी नोट ए से छोटा रहेगा, पी नोट बी से बड़ा रहेगा हमेशा। इफ मोल ऑफ ए एंड मोल ऑफ बी आर इक्वल, उसके समय पीटी क्या होगा, पीटी होगा मिड पॉइंट पे। मिड पॉइंट मतलब पी नोट ए प्लस पी नोट बी बाई 2 हो जाएगा, अगर दोनों का मोल सेम होगा तो, ठीक। नहीं तो जिसका मोल ज्यादा होगा, प्रेशर उधर शिफ्ट करेगा, मिड पॉइंट उधर शिफ्ट करेगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं ए का प्रेशर 100 है, बी का प्रेशर 50 है, तो उसके समय दोनों का मोल सेम होगा, तो पीटी कहाँ आएगा, 75 पे। तो ये होगा मिड पॉइंट का केस। अगर मान लेते हैं बी का मोल ज्यादा है,
तो प्रेशर प्रेशर जो है टुवर्ड्स बी मूव करेगा, यानी 75 से घट के 50 की तरफ मूव करना चालू करेगा। जितना बी का मान ज्यादा होगा उतना ही 50 के क्लोज जाएगा। ठीक, जितना आप अगर ए में फोकस करते हो, ए का मोल बढ़ाते हो, तो उसमें क्या होगा, अगर ए बी सेम होता तो 75 होता। अगर ए का मान बढ़ाते जाएंगे तो एवरेज वैल्यू क्या होगा, 75 से आगे बढ़ेगा और टुवर्ड्स 100 की तरफ मूव करेगा। तो ये था, इस तरह से रॉल्स को सोच सकते हो। तो इस तरह से जब सोचोगे ना, क्वेश्चन बहुत इजीली बनना चालू करेगा आपसे। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपसे? ठीक है, तो जिसका मोल ज्यादा, अगर मान लेते हैं मोल ऑफ ए ज्यादा होगा मोल ऑफ बी से, तो सर पीटी का वैल्यू क्या होगा, पी नोट इससे छोटा होगा बट मिड पॉइंट से बड़ा होगा। मिड पॉइंट क्या था, पी नोट ए प्लस पी नोट बी बाई 2 था, मिड पॉइंट से बड़ा हो जाएगा। बात समझे? इसको नोट कर लेंगे फास्ट। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे क्वेश्चन को शॉर्ट में सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन को शॉर्टकट सॉल्व करने के लिए एक कॉन्सेप्ट बहुत बार यूज करेंगे हम लोग। देखते हैं क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चन खत्म करते हैं फर्दर, तो फिर क्लास को वाइंड अप करेंगे। तो बच्चों लोग, देखो पे क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन 68 आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, 68 नंबर 68, उसको सॉल्व करके आंसर बताना आपको। बेंजीन एंड टोलिन, यहाँ पे जहाँ मिसिंग है ना वहाँ पे टोलिन लिखा, टोलिन। टोलिन का आपको फॉर्मूला पता नहीं है तो मैं बता दूंगा, C7H6, C7H6 नहीं, हाँ सॉरी, C7H8, बेंजीन टोलिन, बेंजीन एंड टोलिन फॉर्म नियरली आइडियल सॉल्यूशन। हाँ सही है सुट्टी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर क्या बोले आपको, 68 बोले है ना। 68 सॉल्व करेंगे फास्ट। देखो है, अगर इसको तुम लॉजिकली सॉल्व करोगे तो भी दिमाग लगा सकते हो। ठीक है, पहले आप आंसर बताओ, फिर मैं बताऊंगा लॉजिकली कैसे सोचना है इसमें। चलो इस क्वेश्चन को हम लोग क्लास बाइंड अप करेंगे, तो क्लास इसका आंसर फटाफट आप दे दो। क्वेश्चन नंबर 68 को सॉल्व करना है तो फटाफट इसका आंसर आप दे दो, क्या आंसर होगा।
ठीक है, जल्दी बताएं आंसर। देखो, मैं सॉल्व कर रहा हूँ आंसर को। टॉलिन लिखा, टॉलिन, टॉलिन मतलब बेंजीन पे CH3 लगा हुआ है। ठीक है, चलो क्वेश्चन मैं बनाता हूँ। क्वेश्चन आप नोट कर चुके होंगे, चलते हैं इसको सॉल्यूशन पे। आपके सिस्टम में क्या है ना, एक बेंजीन है, एक बेंजीन लिया हुआ है। बेंजीन का फॉर्मूला ऐसा कुछ होता है, ठीक है, उसको बोल सकता है C6H6। इसका कुछ गैस में क्या होगा, उसका पी नोट दिया हुआ, पी नोट ऑफ बेंजीन कितना दिया हुआ है, 75 दिया हुआ है। ठीक है, इसका मोलर मास कितना होता है बच्चों लोग, मोलर मास होता है सीसी, इसी का हो जाएगा 78 ग्राम हो जाएगा। ठीक, और बेंजीन का वेट भी कितना दिया हुआ है, तो वेट दिया हुआ है 78 दिया हुआ है, वेट भी दिया हुआ है। अगला था टोलिन। टोलिन जो है, इसमें CH3 होता है सर, इसका फॉर्मूला हो जाएगा C7H8 हो जाएगा। ठीक, इसका वेट कितना दिया क्वेश्चन में, इसका वेट दिया हुआ है 46। इसका मोलर मास कितना निकलेगा, मोलर मास निकलेगा 92। अब ध्यान देंगे, पहले क्या निकलता है, दोनों का मोल पता कर लेते हैं। तो बेंजीन का मोल मोल कितना हो जाएगा, तो बेंजीन का मोल हो जाएगा 1, और टोलिन का मोल कितना हो जाएगा, इसका मोल हो जाएगा हाफ। मोल पता चल गया। ठीक, अब आपको निकालना है प्रेशर, आपको निकालना बेसिकली जब मिलाएंगे तो प्रेशर ऑफ बेंजीन पता करना है, प्रेशर ऑफ बेंजीन पता करना। तो क्या होगा, ये होगा सिंपली पी नोट ऑफ बेंजीन, ठीक है, इनटू इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन फेज। तो पी नोट ऑफ बेंजीन कितना दिया, 75 दिया हुआ था क्वेश्चन में। मोल फ्रैक्शन का कैसे पता चलेगा, तो मोल ऑफ बेंजीन 1 है, डिवाइडेड बाई टोटल मोल कितना होगा, 1 प्लस हाफ। ये हो जाएगा 75 इंटू 3/2 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 50। क्या जाएगा चलो, 50। ठीक, ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन सॉल्यूशन। आई थिंक आप लोग समझ में आ चुका है। तो बच्चों लोग, ये था क्लास क्लास ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में लोग आगे कंटिन्यू करेंगे इस चीज को। तो आप लोग क्लास में समझ में आ रहा है तो बता देंगे, और कहीं इश्यू हो तो भी बता देंगे, ताकि प्रॉब्लम को लोग सॉल्व करेंगे। तो चलो, क्लास को मेरे हिस्से में वाइंड अप करता हूँ। तो नेक्स्ट क्लास आई थिंक इस मंथ में नहीं होगा, नेक्स्ट मंथ मेरा क्लास नेक्स्ट मंथ में रहेगा। तो हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर को आगे फर्दर लेके चलेंगे। तो नेक्स्ट मंथ में दो दो क्लासेस में, फर्दर दो क्लास में आपका जो है खत्म हो जाएगा आपका, मतलब दो क्लास मतलब 3-3 घंटे का, दो सेशन में आपका सॉल्यूशन चैप्टर में बाइंड अप कर देंगे। आप लोग शिक्षा ज्योति पोर्टल खोल लेना, मैं बोल दिया हूँ वहां पे, इसको क्वेश्चन बैंक को मैं डाल दूंगा, तो क्वेश्चन बैंक आपको वहां से मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है चलो, तो सेशन माइंड करो अपने से।